हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं दोस्तों? पोषक तत्व। ये 5 होते हैं। इन्हीं से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है। ये 5 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं दोस्तों? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कार्ब्स भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्रोटीन। तीसरा होता है विटामिन, फैट। चौथा होता है विटामिन। और पांचवा होता है दोस्तों मिनरल्स। दोस्तों, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये पांचों न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है? नहीं। आंसर है नहीं। दोस्तों, केवल 3 न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं से हमें एनर्जी मिलता है। विटामिन और मिनरल से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को चयापचय की क्रिया बोलते हैं दोस्तों। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल रिएक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, दोस्तों इन सभी को एक साथ हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जैविक क्रियाएं को, जैविक अभिक्रिया जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी क्या है? जैविक जैविक अभिक्रिया है, वाइटल रिएक्शन है। इन सभी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही मेटाबॉलिज्म होता है। इसीलिए हमें इन 3 न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलती है। बाकी विटामिन और मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। अभी हमने क्या बोला था आपको? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दोस्तों 2 टाइप्स के होते हैं। जितने भी वाइटल रिएक्शन है बॉडी में, उन्हीं को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। पहला होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। हिंदी में भी सेम नाम है दोस्तों, ठीक है। एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक होता है दोस्तों जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके लार्ज पार्टिकल्स बनते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एमिनो एसिड से, पहला एग्जांपल क्या है? एमिनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई क्या है? एमिनो एसिड। तो छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, यानी एक लार्ज कंपाउंड बन रहा है। तो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसा रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन है दोस्तों। एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल होता है दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन डी बनता है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस से बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन का। दोस्तों, जब कोई लार्ज पार्टिकल्स टूट के स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, टूट के स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म करता है, तो वैसे रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल पहला है डाइजेशन। पाचन जो है हमारे बॉडी के अंदर, किसका एग्जाम्पल है? डाइजेशन जो है दोस्तों कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे? डाइजेशन में हम लार्ज फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, मुंह में हम लेते हैं। मुंह में क्या होता है? इनका ब्रेक डाउन होता है दांत के द्वारा और सलाइवा के द्वारा। हम क्या करते हैं? इन लार्ज पार्टिकल्स का क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो डाइजेशन कैसा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रेस्पिरेशन कैसा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। उत्सर्जन कैसा है? एक्सक्रीशन कैसा प्रोसेस है दोस्तों? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो एनाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक क्या है, आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला क्या है? ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, बता चुके हैं हम आपको। इसमें क्या होता है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें ब्रेक डाउन होता है, यानी लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स जो है लार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज फूड जो है स्मॉल फूड में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड क्या होता है? जिसे हम ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बॉडी ऑर्गन दैट प्रोड्यूस जूस, एंजाइम और हार्मोन।
वैसा ग्लैंड क्या होता है, वैसा ऑर्गन, बॉडी का वैसा अंग जो कि एंजाइम बनाए, जूस बनाए या हार्मोन बनाए, तीनों में से कोई एक बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे, ग्रंथि बोलेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, ग्रंथि। ग्लैंड को ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और जब तीनों एक साथ बनाए तो उसे हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। दोस्तों ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स। पहला होता है इंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन और तीसरा होता है मिक्स्ड। तो दोस्तों वैसा ग्लैंड वैसा ग्लैंड वैसा ग्लैंड जो एंजाइम और जूस प्रोड्यूस करे उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वैसा ग्लैंड जो केवल हार्मोन बनाता है उसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। और वैसा ग्लैंड जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो हमारे बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है, स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों वो क्या होता है, माल्टोज के फॉर्म में टूटता है। फिर माल्टोज के बाद जब ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट फाइनली ब्रेक डाउन होता है तो इसका डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे बॉडी में 3 न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। इनका मेटाबॉलिज्म होता है और इन्हीं से हमें एनर्जी मिलता है। मिनरल और विटामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इनका डायरेक्ट डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। यानी कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाएगा, ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। ये हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट कहाँ माल्टोज बनेगा और किस ऑर्गन में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह प्रोटीन पहले पेप्टॉन्स में टूटेगा या पेप्टाइड्स में टूटेगा, फिर एमिनो एसिड में टूट जाएगा। यानी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कब होगा, जब वो एमिनो एसिड में टूट जाएगा। फैट्स और लिपिड्स है, ये फैटी एसिड में बनेंगे फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट आता है एलिमेंट्री कैनल और दूसरा आता है दोस्तों ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल में वो बॉडी के वे सभी पार्ट्स आते हैं जिसमें खाना जो है डाइजेशन के दौरान जाता है। भोजन जो है डाइजेशन के दौरान जिस जिस पार्ट में जाता है वे सभी पार्ट एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं। यानी सबसे पहला कौन होगा, माउथ होगा। माउथ के बाद खाना स्टोमच में जाता है, स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर कहाँ जाता है दोस्तों, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो एलिमेंट्री कैनल के ये सभी पार्ट हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ में। माउथ के बाद खाना ओसोफोगस में जाता है, फूड पाइप में, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल का लेंथ जो है दोस्तों 9 मीटर का होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फेजेज ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का फेज क्या क्या होता है। तो पहला फेज होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन और चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है एक्सक्रेशन। तो इंजेशन में दोस्तों क्या होता है, हम फूड को ग्रहण करते हैं, अंतः ग्रहण, फूड को हम लेते हैं। डाइजेशन में उसका ब्रेक डाउन करते हैं, एब्जॉर्प्शन में उससे एनर्जी मिलता है, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, एब्जॉर्प्शन में हो जाता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में। यहाँ हमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में। और जो एनर्जी बना है वो सभी विभिन्न पार्ट्स में यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है, किस प्रोसेस में, किस स्टेज में, एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन में क्या होता है, हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी सप्लाई होता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। और एक्सक्रीशन में हम जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम हटा देते हैं। तो 5 फेज कौन कौन होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन, ये 5 फेज हो गया डाइजेशन का, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे दोस्तों माउथ के बारे में। पहला हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन है? माउथ है, जिसे हम ओरल कैविटी या बुकल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले माउथ में होता है टीथ, और टीथ के बाद होता है टंग। तो टीथ के स्टडी को क्या कहते हैं हम? डेंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी लिखा है दोस्तों, लेकिन ओ साइलेंट रहता है, तो डेंटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंटोलॉजी। ठीक है, टीथ के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? पहला होता है डाइफोडोन, ये 2 बार आते हैं। हमारा दांत 2 बार आता है, एक दूध का दांत होता है, उसके बाद एक परमानेंट टीथ आता है दोस्तों, इसीलिए इन्हें हम डाइफोडेंट कहते हैं। हेट्रोडेंट का मतलब होता है कि इनका स्ट्रक्चर और साइज अलग अलग होता है, सारे दांत एक समान तो होते नहीं है। थीकोडेंट का मतलब होता है मसूड़ा में ये धसे होते हैं, इसीलिए इन्हें थीकोडेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक पॉइंट और है, ऊपर वाले जबड़ा को हम क्या बोलते हैं और नीचे वाले जबड़ा को क्या बोलते हैं? तो नीचे वाले जबड़ा को हम मैंडीबुलर बोलते हैं, मैंडीबुलर जॉ। ठीक है, और ऊपर वाले जबड़ा को मैक्सीबुलर बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैंडीबुलर जॉ क्या है, मैक्सीबुलर जॉ क्या है? मैंडीबुलर जॉ ऊपर वाले जबड़ा है, नीचे वाले जबड़ा को क्या बोलते हैं? मैंडीबुलर। ऊपर वाले जबड़ा को मैक्सीबुलर। इन्हीं जबड़े में 16 दांत जो है दोस्तों, ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत, नीचे वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं। ये दांत कैसे होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के प्रकार। दोस्तों टीथ जो है हमारे 4 पार्ट्स में होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, जिसे हम पीएम बोलते हैं, और मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है दोस्तों, इंसीजर कितने होते हैं? इंसीजर जो है दोस्तों 8 होते हैं। कैनिन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टोटल दांत हमारा कितना हो गया? 8 4 12, 8 20 और 12 32। टोटल हमारे 32 दांत हो गए। ठीक है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है दोस्तों? इंसीजर जो है ये दोस्तों क्या काम करता है? ये कटिंग का काम करता है। इंसीजर जो है दोस्तों ये कटिंग का काम करता है, और बच्चों में सबसे पहले जो दांत आती है वो इंसीजर होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, बच्चों में सबसे पहले यही दांत आती है। सबसे पहली दांत बच्चों में कौन आती है? इंसीजर आती है। इसी को हम स्माइल टीथ भी कहते हैं, यानी हंसने पे जो हमारी 4 दांत दिखाई देती हैं वो कौन होती है? इंसीजर होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इंसीजर के बाद कैनिन की बात करते हैं। कैनिन क्या काम करता है? कैनिन जो है ये दोस्तों चीर फाड़ का काम करता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बाइटिंग की काम करता है। ठीक है, प्रीमोलर क्या करता है दोस्तों? प्रीमोलर प्रीमोलर जो है दोस्तों ग्राइंडिंग का काम करता है, और मोलर ग्राइंडिंग प्लस मिक्सर का काम करता है। हेमनीबोरस यानी जो कार्निबोरस होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, वो कैनिन दांत का प्रयोग करते हैं चीर फाड़ के लिए। सबसे ज्यादा कैनिन दांत का यूज कौन करता है? मांसाहारी। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, टीथ हमने बता दिया आपको। ये देखिए 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। ये दोस्तों हमारा जॉ हो गया, जबड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2 पेयर में जो दांत है इसे हम इंसीजर बोलेंगे। फिर यहाँ पे भी 2 पेयर में दांत रहेंगे, इसे हम इंसीजर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। इंसीजर के बाद दोस्तों यहाँ पे कैनिन रहेगा, यहाँ भी कैनिन। उसके बाद एक मिनट दोस्तों, ये हमारा जॉ हो गया, ये हो गया हमारा इंसीजर 4। एक कैनिन, एक कैनिन इधर। ठीक है,
कैनिन के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 हमारा रहेगा प्रीमोलर, यहाँ भी 2 प्रीमोलर, फिर यहाँ पे हमारा 3 दांत जो रहेगा दोस्तों मोलर का रहता है, मोलर का। ये हो गया टोटल सेट। एक जाव में जो दांत होता है दोस्तों यही होता है, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। यहाँ पे कैनिन 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी एक जौ में आपसे पूछेगा एक जबड़ा में कितने होते हैं, तो वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंसिजर कितने हैं? 4 है। कैनिन कितने हैं? 1 1 और 2 हो गए। प्रीमोलर कितना है? 2 2 4। और मोलर कितने हैं? 3 3 6। यानी टोटल एक जौ में कितने दांत हो गए? 6 4 10 2 12 2 4 16, यानी एक जौ में 16 दांत, तो जो जौ में दोस्तों 32 दांत। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर ह्यूमन में जो दोस्तों हैं 32 दांत ही हो। दांत कितने होते हैं? 28 30 और 32, यही दांत होते हैं हमारे हर ह्यूमन में। हर ह्यूमन में 32 टीथ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? 4 टीथ जो है दोस्तों वो विजडम टीथ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। 4 टीथ जो है वो क्या होते हैं? विजडम टीथ होते हैं, बुद्धिमत्ता के दांत होते हैं। वो एक निश्चित समय के बाद हमारे बॉडी में जुड़ते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने दांत हैं? 28 दांत हैं। अगर ये चारों दांत आपके आ गए तो 32 दांत हो गए, नहीं तो 28। तो हर किसी में ये दांत नहीं रहता है, किसी में रहता है, किसी में 2 रहता है, किसी में चारों दांत रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों बच्चों में दांत कितने होते हैं। तो दोस्तों ये हो गए चाइल्ड, ये हो गए एडल्ट। तो दोस्तों चाइल्ड में हमारे पास इंसिजर रहता है, कैनिन रहता है, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ पे देखिए इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब देखिए इंसिजर बच्चों में कितना रहेगा? 8 रहेगा। कैनिन कितना रहेगा? 4 रहेगा। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। और मोलर दांत कितना होता है? 8 होता है। यानी बच्चों में टोटल कितने दांत हो गए? 20 दांत। बच्चों में टोटल कितने दांत होते हैं दोस्तों? 20 दांत होते हैं। और इन्हीं को हम दोस्तों टेम्पोररी टीथ कहते हैं। टेम्पोररी टीथ, इन्हीं 20 दांत को हम क्या बोलते हैं? टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। ठीक है, यानी ये कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर एक निश्चित समय के बाद ये 20 दांत वापस आते हैं। यानी पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आने वाले दांत कौन कौन है? 20 दांत पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। और 12 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं, वो लाइफ में एक ही बार आते हैं। इंसिजर 8 होता है, कैनिन 4 हो गया, प्रीमोलर 8 हो गया, मोलर 12 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा टीथ यहाँ पे नहीं है? प्रीमोलर के 8 और मोलर के 4, ये 12 दांत जो है वो परमानेंट टीथ होते हैं। और इनमें से जो 4 दांत प्री मोलर वाले हैं, मोलर वाले 4 दांत को हम विजडम टीथ कहते हैं। मोलर वाले 4 दांत को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विजडम टीथ, बुद्धिमत्ता के दांत। ठीक है, विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं विजडम टीथ। टीथ कितने हो गए दोस्तों? 32। 32 में से 20 जो है ये 2 बार आते हैं, 12 जो हैं 1 बार आते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं और 12 दांत 1 बार आते हैं। ठीक है, ठीक है। और 12 में से 8 कौन से होते हैं? 8 जो है प्री मोलर के दांत होते हैं और 4 जो है मोलर के दांत होते हैं। प्री मोलर के 8 दांत, मोलर के 4 दांत। तो मोलर के जो 4 दांत होते हैं इन्हें हम विजडम टीथ कहते हैं, बुद्धिमत्ता के दांत। ठीक है, तो दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या बोलता है? वेस्टिजियन ऑर्गन, अवशेषी अंग, यानी इनका कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में। इन्हें अगर हम हटा भी दे तो कौन कौन होते हैं? 5 होते हैं। पहला होता है दोस्तों हेयर, बाल, बाल रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा होता है दोस्तों अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होता है। तीसरा क्या होता है?
हेयर हो गया, अपेंडिक्स हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों हमारा टीथ, विजडम टीथ। चौथा हो गया टेल बोन। ठीक है दोस्तों। और पांचवा हो गया दोस्तों ईयर मसल। कान के नीचे जो मसल होता है उसे हम पीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीना। ये पांचों क्या है दोस्तों? एग्जाम में हजारों बार इससे क्वेश्चन आया है। ये क्या है? अवशेषी अंग है। हमारे बॉडी में कितने अवशेषी अंग है? 5। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने ये सभी आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, टीथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्निवोरस सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो, क्या करते हैं? कैनिन टीथ का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज किस टीथ का करते हैं? कैनिन टीथ का। आउटसाइड टीथ जो होता है एलिफेंट्स का, वो क्या होता है? इंसीजर होता है। जो दांत दिखता है वो कौन सा दांत दिखता है? इंसीजर। और जो दांत नहीं दिखता है, जिसको वो खाने में यूज करता है, वो क्या होता है? कैनिन होता है। ठीक है। मैमल्स में सबसे ज्यादा दांत कौन किसके पास होते हैं? तो स्पिनर डॉल्फिन, स्पिनर डॉल्फिन, इसके पास जो है दोस्तों सबसे ज्यादा तीत होती है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, मिल्क टीथ 20 होते हैं, 8 इंसीजर हो गया, कैनिन 4 हो गया, प्रीमोलर नहीं होता है बच्चों में, मोलर 8 होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, शेर में, लायन के पास 30 दांत होते हैं। कुत्ता के पास, यदि वो शिशु है, एडल्ट है, शिशु है तो 28, एडल्ट है तो 42। कैट के पास शिशु है तो 26, एडल्ट है तो 30। मॉस्किटो के पास दोस्तों 47 टीथ होते हैं। मच्छर के पास, हाथी के पास 26 टीथ होते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों का आप ध्यान रखोगे। अब हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो दोस्तों डेंटल फॉर्मूला बनाने का सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारे टीथ कितने टाइप के होते हैं? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, ये होता है। इंसीजर कितने होते हैं? 8, कैनिन 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12। एडल्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये टोटल जौ के हैं, टोटल यानी 4 जबड़ा है। तो हम जबड़ा को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। यानी इनको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा? 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो दोस्तों यही फॉर्मूला होता है 21 23 अपॉन 21 23, और इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देंगे तो 32 आता है। देखिए 4 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, ऊपर में 16, उसी तरह नीचे में 16, 16 16 32। ये हो गया एडल्ट के लिए। उसी तरह आपको चिल्ड्रन के लिए डेंटल फॉर्मूला लिखना है तो क्या करोगे आप? ये देखो, प्री मोलर 0 होता है चिल्ड्रन में, मोलर 8 होते हैं। तो अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 2102, ये 2, ये हो गया चाइल्ड के लिए एडल्ट फॉर्मूला। ठीक है। चाइल्ड के लिए एडल्ट फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दांत। दांत जो है दोस्तों सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है दांत का, उसको हम एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनामेल। ये किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, CaPO4। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है हमारा एनामेल, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। ठीक है। एनामेल को फ्लोरीन प्रोटेक्ट करता है। एनामेल का प्रोटेक्शन कौन देता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसे प्राप्त होता है हमारे दांतों को? पानी में। पानी में क्या होता है? फ्लोरीन रहता है। ठीक है। फ्लोरीन दोस्तों दांतों को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए। अगर लिमिट से ज्यादा हो गया और लिमिट से कम हो गया तो क्या होता है? देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। अगर फ्लोरीन जो है हमारे बॉडी को कहाँ से मिलता है? पानी से मिलता है। पानी में फ्लोरीन रहता है। अगर फ्लोरीन ज्यादा हो गया तो हमारा टूथ को येलो कर देता है, येलो हो जाता है टीथ। ठीक है। और फ्लोरीन कम हो गया तो टूथ डिके, दंत क्षय,
यानी दांत जो है दोस्तों झड़ने लगता है। ठीक है, तो फ्लोरीन से दो रोग होता है, एक टूथ डिके, एक फ्लोराइसिस, जिसमें क्या होता है दांत जो है येलो हो जाता है, येलो कलर का। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, दांतों में जो आरसीटी का नाम सुने थे दोस्तों, आरसीटी, आरसीटी क्या होता है, रूट कैनल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, रूट कैनल ट्रीटमेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, रूट कैनल ट्रीटमेंट, ये आरसीटी होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम दांत को साफ करते हैं और फिर दांत में यदि खुरड़ा हो जाता है दोस्तों, पिल्लू लग जाता है, कीटाणु आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, तो उसको पहले साफ कर लेते हैं और जो गैप होता है उसमें हम एक मसाला भरते हैं। उस मसाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, एमलगम बोलते हैं, अमलगम। एमलगम क्या होता है दोस्तों, मरकरी के साथ किसी मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। ज्यादातर लोग क्या होता है दोस्तों, चांदी का बनवाता है, यानी अब मरकरी में सिल्वर मिक्स कर देंगे, फिर मरकरी में गोल्ड मिक्स करते हैं तो गोल्ड का दांत दिखने लगता है। तो उसी मसाला को हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं, जो कि दांत मेटल के, मरकरी के साथ किसी भी मेटल को बनाने से वो क्या हो जाता है, रेडी होता है, उसी को दांत में भरते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम था, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे टंग की। अब हम किस चीज का बात करेंगे, टंग का बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा टंग जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है, मांसीय पेशी है, इसमें कोई हड्डी नहीं होता है। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है, टंग का लेंथ जो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस ये दो है सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है क्योंकि ये हमें टेस्ट का पहचान कराता है, टेस्ट कैसा है किसी भी चीज का। ठीक है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, हाइवुड बोन जो है, हाइवुड बोन जो कि चेस्ट के पास होता है, गले के नीचे एकदम, यही जो है जीभ को पकड़ के रखता है। दो हाइवुड बोन होता है, एक यहाँ और एक यहाँ, यहीं पे जीभ जो है हमारा दोस्तों कनेक्टेड होता है हाइवुड बोन से। अगर किसी का गला टिपते हैं तो जीभ बाहर आ जाता है, यानी हाइवुड बोन टूट जाता है और जीभ बाहर आ जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, दोस्तों जीभ के ऊपर हम क्या होता है, टेस्टिंग बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्टिंग बर्ड्स, टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि 2000 से 3000 के बीच होती हैं, 2000 से 3000 के बीच। बच्चों में, बॉयज में ये कम होती हैं, गर्ल्स में ज्यादा होता है टेस्टिंग बर्ड। गर्ल्स में दोस्तों 28 से 3000, 2800 से 3000, गर्ल्स में कितना होता है, 2800 से 3000 टेस्टिंग बर्ड्स, और बॉयज में 2500 से 2600 होते हैं टेस्टिंग बर्ड्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हम बताते हैं अब आपको हम कि ये हमारा जीभ हो गया। जीभ के सबसे ऊपरी भाग यानी सबसे अग्र भाग से हमें किस चीज का स्वाद आता है, मीठा का, स्वीट का। फिर इसके बाद किस चीज का दोस्तों आता है, साल्टी, नमकीन। फिर सावर, खट्टा। और फिर आता है दोस्तों कड़वा, यानी बीटर टेस्ट। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ओनियन का आता है, जिंजर गार्लिक और ओनियन का टेस्ट आता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्लेवरी, टंग दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। टंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने आपको बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों, माउथ के अंदर ही हमारे बॉडी में क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। माउथ के अंदर ही हमारे बॉडी में क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि प्रेजेंट होती है। 3 पेयर्स में ये लार ग्रंथियां होती हैं। 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 स्लेवरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर।
पैरोटिड कहाँ होता है? पैरोटिड जो है दोस्तों कान के पास होता है और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सब लिंगुअल ग्लैंड स्मॉलेस्ट है, ये जीभ के नीचे पाई जाती है, बेलो टंग। उसके बाद सब मैंडिबुलर यानी ये लोअर जॉ के पास, जिसे लोअर जॉ को क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर जॉ, तो वही सब मैंडिबुलर ग्लैंड यानी सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल और तीसरी जो ग्रंथि है ये क्या है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। दोस्तों ये सबसे ज्यादा लार प्रोड्यूस करती है, सबसे ज्यादा लार यानी 70 से 75% लार जो है हमारे बॉडी में कौन बनाता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड बनाता है। ठीक है, ये लोअर जॉ के नीचे होती है। तो तीनों ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये फिगर अच्छे से देख लो आप, ये देखिए, ये कान के पास पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये निचले जबड़ा के पास क्या होता है? सब मैंडिबुलर, और ये जीभ के नीचे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? सब लिंगुअल ग्लैंड। सबसे बड़ा पैरोटिड, सबसे छोटा सब लिंगुअल, और सबसे ज्यादा लार कौन प्रोड्यूस करता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सलाइवा के बारे में। सलाइवा का पीएच वैल्यू होता है 6.8। पीएच वैल्यू कितना होता है सलाइवा का? लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.8 होता है। ठीक है, ठीक है। लार किस चीज से मिला होता है दोस्तों? लार में पानी होता है, मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। मिनरल्स में सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम, ये 3 मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2 एंजाइम्स निकलता है हमारे लार से। पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज। ठीक है, तो लाइसोजाइम को क्या करता है? ये बैक्टीरिया को मार देता है। जितने भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं गंदे बैड बैक्टीरिया, उन सबको कौन मार देता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कर देता है। और स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है? ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को माल किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर जो है दोस्तों ये किस फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। कार्ब्स जो है हमारे बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन कराता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल रहा है, यानी इसको अभी पार्शियल डाइजेशन कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे माउथ में होता है। कौन सा एंजाइम कराता है? एमाइलेज, एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करता है। ठीक है, यानी स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारे बॉडी के अंदर यानी माउथ में जो खाना है, माउथ में जो खाना है वो में क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या बन चुका है? माल्टोज बन चुका है। प्रोटीन वैसा ही है और फैट वैसे का वैसा ही है। तो दोस्तों इसी इसी खाना को हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस क्या है? मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड में माल्टोज है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन, प्रोटीन अनडाइजेस्टेड है और फैट भी अनडाइजेस्टेड है। यानी बोलस इज अ मिक्सचर ऑफ माल्टोज, प्रोटीन एंड फैट, यानी पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अनडाइजेस्टिव फूड ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। बोलस में क्या होता है? डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का मिश्रण होता है। डाइजेस्टेड फूड कौन होता है? स्टार्च, और अनडाइजेस्टेड फूड में होते हैं कौन कौन? प्रोटीन एंड फैट। दोस्तों ये क्वेश्चन 1000 बार आता है कि पाचन के दौरान मुंह से जो खाना आमाशय में जाता है, उदर में जाता है, स्टोमच में जाता है, माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा? फूड पाइप के थ्रू स्टोमच में जाएगा। तो स्टोमच में खाना को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमारा माउथ में खाना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, बोलस हो गया। अब ये बोलस फूड जो है फूड पाइप के रास्ते स्टोमच में जाएगा। ये फूड पाइप हो गया, ये स्टोमच हो गया। फूड पाइप का लेंथ कितना होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है।
फूड पाइप का लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें कौन से मूवमेंट के द्वारा खाना पेट में जाता है? तो दोस्तों उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट के कारण खाना जो है स्टोमच में आता है, फूड पाइप से स्टोमच में आता है। ठीक है। ठीक है। अगर ये पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट उल्टा होने लगता है तो हमें वोमिटिंग होता है। ठीक है। ठीक है। फूड पाइप में दोस्तों 4 लेयर होता है। सबसे भीतरी लेयर को म्यूकोसा कहा जाता है, उसके बाद लेयर को सब म्यूकोसा, फिर तीसरा नंबर पर जो लेयर होता है उसे हम म्यू मस्कुलोराइसिस बोलते हैं दोस्तों, मस्कुलोराइसिस। और उसके बाद जो होता है उसे हम ट्यूबिका एडवेंटिटो बोलते हैं। ठीक है। ट्यूरिका एडवेंटिटो, ट्यूरिका एडवेंटिटो। दोस्तों इतना याद नहीं रखना है। सबसे बाहरी, सबसे अंदर भीतर का परत कौन सा होता है? म्यूकोसा होता है, इसी को याद रखना है। ठीक है। ठीक है। इपिग्लाइटिस क्या होता है? इपिग्लाइटिस क्या होता है? इपिग्लाइटिस क्या होता है? ठीक है। इपिग्लाइटिस जो होता है दोस्तों, फूड पाइप से जो खाना जो है हमारे पेट में आता है, तो फूड पाइप और इपोग्लाइटिस, इपोग्लाइटिस क्या करता है? फूड पाइप और स्टोमच के वाइंड पाइप, फूड पाइप और वाइंड पाइप के बीच जो स्विच होता है, कैप स्विच, उसी को हम इपोग्लाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपोग्लाइटिस। ठीक है। फूड पाइप और एयर पाइप जो होता है, वाइंड पाइप, उनके बीच एक कैप होता है, उसी को हम इपोग्लाइटिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टोमच। ठीक है। खाना हमारा कहाँ आ गया? स्टोमच में आ गया है। स्टोमच का शेप कैसा होता है? जे शेप का होता है। कैसे, किस शेप का होता है दोस्तों? जे शेप का होता है। ठीक है। स्टोमच में खाना जो है 2 से 3 घंटा ऐसे ही रहता है, उसके बाद इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। यानी टोटल स्टोमच में 4 से 5 घंटा खाना रहता है। ठीक है। स्टोमच के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कार्डिया, दूसरा होता है फंडस, और तीसरा होता है पाइलोरस। कार्डिया क्या होता है दोस्तों? कार्डिया जो कि फूड पाइप से कनेक्टेड ये वाला भाग होता है। देखिए, कार्डिया जो है ये वाला भाग होता है, ये फूड पाइप से कनेक्टेड है। फंडस जो है मिडिल पार्ट होता है स्टोमच का, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कनेक्टेड भाग होता है उसे हम पाइलोरस बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। पाइलोरिक वाल्व कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमच के बीच होता है। ये बंद रहता है, इसलिए खाना जो है आमाशय में रहता है। जब ये वाल्व खुलता है तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है। ठीक है। तो आपने कार्डिया, फंडस और पाइलोरस के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं, हमारे स्टोमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। हमारे स्टोमच में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है दोस्तों गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। और इन गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिनोजेन होता है, प्रोरेनिन होता है और वाटर होता है। ठीक है। ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है, इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे हम जठर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या करती है? जठर रूस बनाती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन और वाटर, ये क्या होते हैं? इन 4 चीजें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 सेल होता है। पहला सेल को ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। पहला सेल को क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। ठीक है। या इसे हम पेरिटल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है, इसे हम चिप सेल या पेप्टिक सेल के नाम से जानते हैं। तो ऑक्जेंटिक सेल जो होता है वो क्या काम करता है? ये HCl को प्रोड्यूस करता है। जबकि चिप सेल जो है ये एंजाइम बनाता है। कौन कौन एंजाइम बनाता है? प्रोरेनिन, और दूसरा बनाता है पेप्सिनोजेन। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, ये 2 एंजाइम कौन बनाता है? चिप सेल बनाता है या पेप्टिक सेल बनाता है। ठीक है। ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों HCl का काम क्या होता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। जितने भी पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, उन्हें क्या करता है, ये मार देता है। हमारे स्टोमच को एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, HCl। तो जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एंट एसिड लेते हैं, क्यों, क्योंकि पीएच को कम करना होता है। पीएच की वैल्यू को क्या करता है, एंट एसिड। एंट एसिड में हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बना देता है और हमें गैस से राहत मिलता है। ठीक है, ठीक है। अगर पीएच 1 से कम हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है, एंट एसिड की बीमारी हो जाती है, क्योंकि हमारे स्टोमच का पीएच वैल्यू 1 से 1.5 के बीच होता है, यानी ये बेसिक इन नेचर होता है। ये बेसिक क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे। अभी HCl का काम हम बता रहे हैं, क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। एसिडिटी होता है तो हम एंट एसिड लेते हैं। ये जो है एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, यानी प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, ये दो एंजाइम जो है दोस्तों, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। कैसे हैं, इनएक्टिव, यानी ये कोई काम अभी नहीं कर रहे हैं हमारे बॉडी में, लेकिन जैसे ही इन पे HCl पड़ता है ये प्रोरेनिन रेनिन बन जाता है। प्रोरेनिन क्या बन जाता है, रेनिन। अब पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन बन जाता है, और ये एक्टिव फॉर्म है। प्रोरेनिन और रेनिन का एक्टिव फॉर्म क्या है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन ये एक्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 हम यहीं खत्म करते हैं। अब पार्ट 2 में हम दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी मेन टॉपिक हैं उसको खत्म करेंगे। उसके बाद 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि हर एग्जाम में आते हैं।